हेलो, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में। दैट इज किसी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट, बिकॉज उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पर डिसाइड होता है उसका स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इसकी टोटल इनकम में इंडियन इनकम आएगी या फॉरेन इनकम भी आएगी। अब हम देखते हैं टोटल इनकम का कंप्यूटेशन कैसे होता है। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। सो इनकम टैक्स कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो ये टोटल इनकम में हमें पांचों हेड का इनकम ऐड करना होता है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी फर्स्ट हेड, सेकंड हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, फोर्थ हेड कैपिटल गेन एंड लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये पांचों हेड की इनकम को जब हम ऐड करते हैं तो जो टोटल आता है दैट टोटल इज कॉल्ड एज ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम से कुछ डिडक्शंस मिलते हैं, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। ये डिडक्शन लेने के बाद जो नेट इनकम आएगी वो होती है नेट टैक्सेबल इनकम। मतलब इस इनकम के ऊपर हमें टैक्स पे करना होता है। टैक्स का कुछ परसेंटेज होता है, स्लैब रेट होता है, बेस्ड ऑन दैट टैक्स लायबिलिटी इज डिटरमाइंड। बट यहाँ तक टैक्स लायबिलिटी तक पहुंचने के लिए हमें पहले एक एक हेड का कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। तो जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी है, इसको निकालने के लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर ये स्टेटमेंट का जो फाइनल आंसर आएगा वो अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर वैसे ही दूसरा स्टेटमेंट बनाएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए। मतलब हर हेड की इनकम कंप्यूट करने के लिए हमें सेपरेट कंप्यूटेशन करना पड़ता है। ओके, ठीक है। तो ये कंप्यूटेशन हम देखने वाले हैं। बट सर एक बात बताओ, हमें टोटल इनकम पे टैक्स देना है तो फिर क्या फर्क पड़ता है हम पांच अलग अलग हेड स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं? सबको एक साथ इधर ऐड करते हैं जब हमें अल्टीमेटली टोटल इनकम पे ही टैक्स पे करना है। तो अलग अलग ये हेड वाइज कंप्यूटेशन की सी, हर हेड में कंप्यूटेशन के अलग रूल्स है, हर हेड के अपने अलग डिडक्शंस है, कंप्यूटेशंस है, एग्जाम्पशंस के रूल अलग है। तो इसलिए हमें हेड वाइज कंप्यूटेशन करना पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में। इसमें कौन सी इनकम आती है और इसका कंप्यूटेशन कैसे होता है। सो नेक्स्ट स्लाइड। यस, आइए पूछते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे कंप्यूट होता है। तो ये रहा इनकम टैक्स इंडिया का वेबसाइट, इनकम टैक्स इंडिया डॉट जी ओ डॉट इन। ठीक है, यहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट निकाले हैं। देखो इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या बोलते हैं लोग। द फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरीज। Any salary due from an employer or a former employer to an assessee in the previous year, whether paid or not. Any salary paid or allowed to him in the previous year by or on behalf of an employer or a former employer, though not due or before it became due to him. Any arrears of salary paid or allowed to him in the previous year by or on behalf of an employer or a former employer if not charged to income tax for any earlier previous year. Explanation दिया है, explanation 1. For the removal of doubt, it is hereby declared that where any salary paid in advance is included in the total income of any person for any previous year, it shall not be included again in the total income of the person when the salary become due. Explanation 2. Any salary, bonus, commission or remuneration by whatever name called due to or received by a partner of a firm from the firm shall not be regarded as salary for the purpose of this section. सर ये क्या लिखा है? मैंने आपको पहले बताया इनकम टैक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉ है, सारी बातें एक साथ नहीं दी होती है और जो लैंग्वेज यूज किया रहता है इतना टेक्निकल है कि कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, बट इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे कंप्यूट करना है, आइए मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत ही आसान है, आप समझ पाएंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फिर हम देखते हैं इसका कंप्यूटेशन कैसे होगा। फर्स्ट पॉइंट, इनकम इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड इफ देयर इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप।
ये इनकम टैक्स का डेफिनेशन पढ़ के, ये चार्जिंग सेक्शन पढ़ के हमें कुछ समझ में आया हो या ना आया हो, लेकिन इसमें बार बार एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर दिख रहा है, हर पॉइंट में एम्प्लॉयर। इसका मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी में हम वही कंसिडर करेंगे जो हमको एम्प्लॉयर से मिली, अदर देन एम्प्लॉयर हम नहीं लेंगे। एम्प्लॉयर से हमें चाहे वो कैश में कुछ मिला हो या फिर किस अदर फॉर्म में मिला हो, जो भी कुछ एम्प्लॉयर से मिला हो, सैलरी बोल के मिला हो, कमीशन, बोनस, गिफ्ट, कोई और फैसिलिटी मिली हो एम्प्लॉयर से, वो सब इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा। सो इनकम इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड इफ देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन नेक्स्ट, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। जब सैलरी आपका ड्यू हो जाता है, इसका मतलब मान लिया जाता है कि आपकी इनकम होगी और टैक्स लगेगा। समटाइम्स आपको सैलरी पहले ही मिल जाती है एडवांस में, तो फिर वो डेट पे टैक्स ड्यू हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा, टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। मतलब ड्यू हो गया या फिर रिसीव हो गया, जो डेट अर्लियर हो जाएगा, जो पहले आएगा, वहां पे आपकी टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। सैलरी रिसीव बाई पार्टनर शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। देखो हम लोग सैलरी इनकम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इनकम फ्रॉम सैलरी की, और ऊपर बोला है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। बट आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, पार्टनर्स को सैलरी का एडजस्टमेंट किया होगा, बट पार्टनरशिप फॉर्म में एम्प्लॉय नहीं होता है। पार्टनर मीन्स पार्ट ओनर। पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म का ओनर होता है, वो एम्प्लॉय नहीं है। तो उसको वहां पे जो, भले हम सैलरी बोल के उसको पेमेंट करते हैं, बट वो उसका सैलरी इनकम नहीं, वो उसका बिजनेस इनकम है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी एमएलए एमएलसी शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगेन, जो एमपी एमएलए लोग हैं, ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये पॉलिटिशियन नेता लोग हैं, क्या ये एम्प्लॉय है? किसके एम्प्लॉई है? गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है? पब्लिक के एम्प्लॉई है? आंसर इज नो। ना ही वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, ना ही वो पब्लिक के एम्प्लॉई है। दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, वो पब्लिक के बिहाफ पे काम कर रहे थे। उनको जो पैसे मिलते हैं, ऑल दो हम लोग उसको सैलरी बोल देते हैं, बट वो सैलरी इनकम नहीं है। कॉमन पब्लिक उसको सैलरी समझती है, सैलरी बोल देती है, बट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगा। तो कहाँ जाएगा, कौन सी हेड में? याद करो, हमने 5 हेड्स में, 5 हेड में फर्स्ट 4 हेड की कुछ स्पेसिफिक कंडीशन थी। जैसे पहला वाला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी का, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। बाकी हेड्स में भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, लेकिन जो लास्ट वाला हेड है उसकी कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं। वो बोलता है जिसका कोई नहीं उसका खुदा, मतलब उसका अदर सोर्सेज, जो इनकम किसी और हेड में नहीं जाती है, वो सब अदर सोर्सेज में आ जाएगी। तो ये अदर सोर्सेज में आएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस शैल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी कंसिडर होगा, एंड अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होगा तो इट शैल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी फोरगोन इज ऑलवेज टैक्सेबल। अगर आपकी सैलरी ड्यू हो गई है बट आप सैलरी फोरगो कर रहे हैं, आप सैलरी छोड़ रहे हैं, नहीं ले रहे, फिर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। इट इज मेयर एप्लीकेशन ऑफ इनकम। Amount received before joining employment or after cessation of employment shall be treated as profit in lieu of salary and taxable as income from salary. जैसे कुछ लोगों को जॉब ज्वाइन करने से पहले, कोई एम्प्लॉय को, किसी पर्सन को कोई कंपनी अपने यहाँ पे ज्वाइन करना चाहती है और उसको कंपनी ज्वाइन करने से पहले कुछ अमाउंट ऑफर कर रही, सो दैट वो पर्सन उसकी कंपनी ज्वाइन कर ले, तो एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करने से पहले मिला, या फिर वो वहाँ पे उसका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, उसके बाद एम्प्लॉयर से कुछ पैसे मिला है, बट एम्प्लॉयर का कनेक्शन है, इसलिए ये इनकम फ्रॉम सैलरी में ही टैक्सेबल होगा। इसको बोलते हैं प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। तो ये कुछ बेसिक बातें थी सैलरी को लेके। अब हम बात करेंगे कंप्यूटेशन, हम कैसे टोटल इनकम अंडर दिस हेड फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग इसमें बेसिक सैलरी, उसके अंदर डियरनेस अलाउंस ऐड कर देंगे, कमीशन, बोनस। बट याद रखना ये सारी चीजें कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर से जो सब चीजें मिल रही है वो सब हम लोग ऐड कर रहे हैं। बोनस, एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी, ग्रेजुटी, पेंशन, लीव सैलरी, प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीजें ऐड करेंगे। एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करूंगा, कितना अमाउंट उसमें टैक्सेबल होगा, कितना एग्जेम्प्ट होगा, परक्यूजिट सब ऐड करके आएगा ग्रॉस सैलरी। इसमें से 3 डिडक्शन मिलता है, प्रोफेशन टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये तीनों डिडक्शन लेने के बाद जो आएगा नेट अमाउंट, ये है नेट टैक्सेबल सैलरी, नेट सैलरी। ये इनकम फ्रॉम हेड सैलरी का फाइनल फिगर है, यही आपके कंप्यूटेशन के टोटल इनकम में ये वाला फिगर ऐड हो जाएगा। बट ये कंप्यूटेशन करने के लिए हमें 2 चीज सीखना है, कि इनकम जो मिल रही है वो टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है। टैक्सेबल मतलब उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और एग्जेम्प्ट मतलब इनकम है बट उस पर टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है। तो पूरे चैप्टर में हमको यही सीखना है, इनकम टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है। तो आइए एक एक पॉइंट के बारे में सीखते हैं। बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी क्या होता है? जब कोई पर्सन किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसको एक बेसिक अमाउंट बोला जाता है कि जो
हर महीने उसको फिक्स अमाउंट मिलेगा, वो बेसिक सैलरी है, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। बेसिक सैलरी के नाम पे जो अमाउंट फिक्स हुआ है वो आपको फुल्ली टैक्सेबल है, उस पर टैक्स लगेगा। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस क्या है? महंगाई भत्ता। मतलब जो बेसिक सैलरी है वो सफिशिएंट नहीं है तो एम्प्लॉयर कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है एम्प्लॉय को कि ये लो इतनी महंगाई है टू मैनेज योर एक्सपेंस, तो डियरनेस अलाउंस के नाम से मिलता है, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। डियरनेस अलाउंस कैन बी डीए इन टर्म्स, डीए नॉट इन टर्म्स, बट बोथ डीए आर टैक्सेबल, दोनों ही डीए टैक्सेबल है। देन कमीशन, समटाइम्स एम्प्लॉयर कमीशन देता है। जो लोग सेल्स के फील्ड में काम करते हैं उनका बेसिक सैलरी कम होता है और उनको परफॉर्मेंस बेस्ड कुछ कमीशन मिलता है, तो ये कमीशन भी फुल्ली टैक्सेबल है। कमीशन इज फुल्ली टैक्सेबल वेदर इट इज टर्नओवर कमीशन और एनी अदर फॉर्म ऑफ कमीशन। बोनस, कुछ एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बोनस देते हैं, बट अगर बोनस रिसीव हो गया एम्प्लॉय को तो ही उसकी इनकम मानी जाएगी और उसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। बट अगर एम्प्लॉयर ने सिर्फ डिक्लेयर किया बोनस देंगे बट रिसीव नहीं हुआ एम्प्लॉय को, तो हम लोग इग्नोर करेंगे। बोनस जब तक रिसीव नहीं होगा, बोनस इज टैक्सेबल ऑन रिसीव बेसिस, जब एम्प्लॉय को मिल जाएगा तब उसकी इनकम में ऐड होगा। नेक्स्ट है एडवांस सैलरी और एरियर सैलरी। एडवांस सैलरी क्या है? समटाइम्स एम्प्लॉय को पैसे की जरूरत होती है तो हम अपने एम्प्लॉयर को वो रिक्वेस्ट करके ड्यू डेट से पहले ही सैलरी ले लेता है, वो एडवांस सैलरी है। तो जस्ट लाइक बेसिक सैलरी टैक्सेबल होता है, वही सैलरी ये इसने एडवांस में ले लिया है तो इस पे भी टैक्स लगेगा, दैट इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, क्योंकि ड्यू डेट से पहले मिल गया तो रिसीट बेसिस पे ये टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्स लगेगा। एडवांस और एडवांस अगेंस्ट सैलरी शैल बी इग्नोर्ड। देखो अगर एडवांस लिया है तो एडवांस इज लोन नॉट सैलरी, इनकम नहीं है, एडवांस इनकम नहीं है। एडवांस लिया है तो वो रिपे करना होता है, वो उसकी सैलरी से डिडक्ट होगा या उसको वो अमाउंट रिपे करेगा। तो एडवांस इज लोन, इट इज नॉट एन इनकम, या फिर एडवांस अगेंस्ट सैलरी है तो इसको हम इग्नोर करेंगे, इट इज लोन नॉट एन इनकम। बट एडवांस सैलरी लिया है तो उसका जो नेक्स्ट मंथ का सैलरी है उसने अभी रिसीव कर लिया है, तो ये सैलरी इनकम है, ये लोन नहीं है। बट एडवांस या एडवांस अगेंस्ट सैलरी होगा तो ये उसकी सैलरी से डिडक्ट होगा, मतलब वो रिपे करेगा। लेकिन एडवांस सैलरी उसने लिया है तो वो उसको रिपे नहीं करेगा, तो जो रिपे नहीं करेगा वो उसकी इनकम है, उस पर टैक्स लगेगा, फुली टैक्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेचुटी का। ग्रेचुटी इज अ काइंड ऑफ गिफ्ट। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ गिफ्ट देता है, तो ये गिफ्ट कैश के फॉर्म में होता है ग्रेचुटी। अगर ये ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, रिसीव ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, तो सबके लिए टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, किसी को भी ग्रेचुटी मिल रहा है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट तो सबके लिए टैक्सेबल है। लेकिन अगर ये ग्रेचुटी उसको रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहा है तो रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो ये एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1010। बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अदर एम्प्लॉय को मिला तो हमें चेक करना है कि वो पोगा एम्प्लॉय है या फिर नॉन पोगा। पोगा मीन्स पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, नॉन पोगा मीन्स नॉन, जो एम्प्लॉय हु इज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, वो नॉन पोगा एम्प्लॉय है। तो दोनों में एग्जेम्पशन का कैलकुलेशन थोड़ा अलग तरीके से होता है, बट अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। बट पोगा और नॉन पोगा का कैलकुलेशन कैसे होता है नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ये वाला लेफ्ट साइड वाला पोगा का है और ये राइट साइड वाला नॉन पोगा का, देखते हैं। 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, ये कैलकुलेशन करके एक फिगर आएगा। या फिर उसको जो एक्चुअल अमाउंट मिला है और मैक्सिमम 20 लाख, इन तीनों में जो लोअर होगा तो लिस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें से ये तीन फिगर्स कैलकुलेट करके जो लोअर होगा उतना अमाउंट माइनस कर देंगे, उतना एग्जेम्पशन मिलेगा। और अगर ये नॉन पोगा एम्प्लॉय है तो ये कैलकुलेशन सेम है, सिर्फ एक ही चेंज है। इन प्लेस ऑफ 15/26 यू विल टेक 1/2 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर सर्विस, एक्चुअल अमाउंट और 20 लाख विच एवर इज लोअर, तीनों में से जो लोअर अमाउंट होगा उतना एग्जेम्पशन मिलेगा, बैलेंस अमाउंट पे टैक्स लगेगा। यहाँ पे सैलरी पर मंथ का मतलब क्या है? इधर हम लोग सैलरी पर मंथ में बेसिक सैलरी प्लस लेटेस्ट डीए, बोथ डीए इन टर्म्स एंड डीए नॉट इन टर्म्स दोनों लेंगे। एंड राउंडिंग ऑफ ईयर्स अलाउड इफ फ्रैक्शन इज मोर देन 6 मंथ। ये जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस है, सपोज एम्प्लॉय ने 20 ईयर्स 7 मंथ काम किया है तो उसको 21 ईयर कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि 20 ईयर्स 7 मंथ है और 8 मंथ मोर देन 6 मंथ हुआ तो उसको एक कंप्लीट ईयर काउंट कर लेंगे। बट अगर ये नॉन पोगा एम्प्लॉय है तो यहाँ पे फ्रैक्शन को हम लोग इग्नोर करते हैं, कंप्लीटेड ईयर्स लेते हैं, चाहे वो 20 ईयर 1 मंथ हो, चाहे 20 ईयर 10 मंथ हो, 11 मंथ हो, हम लोग 20 ईयर ही कंप्लीट करेंगे। राउंडिंग ऑफ यहाँ पे अलाउड नहीं है। सो याद रखना, पोगा होगा तो राउंड ऑफ होगा, होगा नहीं होगा तो राउंड ऑफ भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पेंशन।
पेंशन क्या होता है, जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो उसको कंपनी से पेंशन मिलता है, लेकिन अगर ये पेंशन उसको मंथली बेसिस पे मिल रहा है, मंथली बेसिस पे मिल रहा है, तो टैक्सेबल होगा सारे एम्प्लॉय के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, सबके लिए टैक्सेबल है। अगर पेंशन उसको हर महीने रिटायर होने के बाद हर महीने मिल रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। बट कुछ लोगों को पेंशन का अमाउंट लमसम एक साथ मिल जाता है, मंथली नहीं मिलता है। अगर लमसम अमाउंट मिल रहा है तो वो एग्जिम्ट होता है अंडर सेक्शन 10(10)(a). गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जिम्ट, हर जगह पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को थोड़ा फेवर मिला है, उनका पूरा अमाउंट एग्जिम्ट हो जाता है। सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जिम्ट। अदर एम्प्लॉय है तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, इस एम्प्लॉय को पेंशन के साथ साथ ग्रेचुटी भी मिला है या फिर ग्रेचुटी नहीं मिला है। ग्रेचुटी मिला है तो उसकी टोटल पेंशन का 1/3 एग्जिम्ट होगा, ये एग्जिम्पशन अमाउंट है। जो भी पेंशन रिसीव हुआ है लमसम, टोटल पेंशन का 1/3 एग्जिम्ट हो जाएगा, बैलेंस टैक्सेबल। बट अगर उसको ग्रेचुटी नहीं मिला है तो टोटल पेंशन का 1/2, दैट मीन्स 50% एग्जिम्ट हो जाएगा, बैलेंस टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, लीव सैलरी। लीव सैलरी मतलब छुट्टी का पगार, दैट मीन्स ऑफिशियली छुट्टी डिक्लेयर हुआ है बट फिर भी एम्प्लॉय छुट्टी अवेल नहीं कर रहा है, लीव नहीं ले रहा है, वो आके ऑफिस में काम कर रहा है, तो इसका जो पैसा मिलता है वो होता है लीव सैलरी। लीव सैलरी मीन्स लीव इज गिवन टू द एम्प्लॉय बट एम्प्लॉय इज वर्किंग, ही इज नॉट टेकिंग लीव, तो छुट्टी नहीं ले रहा है, काम कर रहे हैं, तो उसके पैसे मिलते हैं उसको। अगर ये पैसा उसको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिला तो टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, पब्लिक सेक्टर हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, सबके लिए टैक्सेबल है। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट उसने अपने लीव का पैसा ले लिया है। बट ये पैसा कभी कभी ना रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है एम्प्लॉय को, अगर रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहा है तो एग्जिम्ट होता है अंडर सेक्शन 10(10)(a). गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुली एग्जाम। देखो ये बात पेंशन में भी आई थी, ग्रेचुटी में भी आई थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो रिटायरमेंट के टाइम पे लमसम मिल रहा है फुली एग्जाम। बट जो अदर एम्प्लॉय है उनके लिए पार्शियल एग्जामेशन होता है, मतलब लिमिट है, आप पहले लिमिट से एग्जामेशन अमाउंट फाइंड आउट करें एंड बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो एग्जाम कितना होगा, लोअर ऑफ 4 अमाउंट, ये 4 अमाउंट चेक करो आप। लीव क्रेडिट इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, 10 मंथ इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ एक्चुअल अमाउंट, और ₹3 लाख, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। इन चारों में से जो लोअर अमाउंट होगा उतना एग्जिम्ट हो जाएगा और बैलेंस अमाउंट पे टैक्स लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। फिर सैलरी में यहाँ पे हम लोग बेसिक सैलरी लेंगे लास्ट 10 मंथ का, डी एन टर्म्स लास्ट 10 मंथ का, और टर्नओवर कमीशन लास्ट 10 मंथ, लास्ट 10 मंथ अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट। लीव क्रेडिट का मतलब होता है लीव अलाउड माइनस लीव टेकन, बट मैक्सिमम लीव अलाउड मैक्सिमम 30 days फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो ये पॉइंट्स के बेसिस पे एग्जिम्पशन का अमाउंट कंप्यूट होता है। नाउ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, एम्प्लॉय का पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ सिक्योर करने के लिए उसकी सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है एवरी मंथ, और वो डिपॉजिट किया जाता है एक पीएफ अकाउंट में, और फिर ये सारा पैसा उसको बाद में रिटायरमेंट के टाइम पे मिल जाता है। बट ये पीएफ प्रोविडेंट फंड 3 टाइप का होता है, एसपीएफ स्ट्रेटेजी प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एंड यूपीएफ। एसपीएफ जो स्ट्रेटेजी प्रोविडेंट फंड है ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होता है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड प्राइवेट सेक्टर का होता है बट गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज कर देता है। एंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड प्राइवेट सेक्टर का है, इसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज भी नहीं करा है। अब देखो इसमें क्या होता है, पीएफ में पैसे डिपॉजिट कैसे होते हैं, और ये पैसे जब मिलते हैं तो टैक्सेबल है कि एग्जाम्प्ट समझते हैं डायग्राम के थ्रू। पहले तो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होगा एवरी मंथ, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। हर महीने जो उसकी सैलरी आने वाली है उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट होगा, तो वो होता है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। ये एम्प्लॉय की पगार से कटा है, ये कोई इनकम नहीं है तो इसको इग्नोर करना है, बट इसका एटीसी में डिडक्शन मिलता है। फिर उतना ही पैसा जितना एम्प्लॉय की पगार से कट रहा है, डिडक्शन हो रहा है, उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, इस पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। एम्प्लॉय की पगार से कुछ अमाउंट काट लेगा, लेट से 2000 रुपीज पर मंथ डिडक्ट किया एम्प्लॉय की सैलरी से, 2000 एम्प्लॉयर ने अलग से उसमें ऐड करके 4000 एसपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। अब इस अकाउंट में हर साल इंटरेस्ट भी एक्यूमुलेट होगा, ऐड होगा, और ये सारा पैसा इस अकाउंट में जो डिपॉजिट हुआ है वो लमसम रिटायरमेंट के टाइम पे एम्प्लॉय को मिल जाएगा। सिंस ये एसपीएफ अकाउंट है, गवर्नमेंट इसको प्रमोट करना चाहती है, तो इसमें जो भी अमाउंट मिलने वाला है रिटायरमेंट के टाइम पे वो सब एग्जिम्ट होगा। लमसम अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट विल बी एग्जिम्ट। अब बात करते हैं आरपीएफ की, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या होता है, ये
प्राइवेट सेक्टर अकाउंट है बट रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट है। एम्प्लॉय की पगार से जो अमाउंट कट होगा उसको एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन बोलेंगे, इग्नोर, बिकॉज ये इनकम है ही नहीं, उसकी पगार का है, जो उसकी बेसिक सैलरी पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, तो ये तो उसका खुद का पैसा है, ये उसको कुछ अभी इनकम नहीं हो रहा है। बट एम्प्लॉयर जो अलग से उसके अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये पैसा बाद में एम्प्लॉय को मिलना है, तो ये उसका इनकम हो गया। ओके, बट ये अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जाम्प्ट होता है, बैलेंस टैक्सेबल। और इस अकाउंट में जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा वो भी 9.5% एग्जाम्प्ट होता है, बैलेंस इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। फिर इस अकाउंट का लमसम अमाउंट जब रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा तो वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा, क्योंकि एक बार यहाँ पे टैक्स लग चुका है, तो जब रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा तो ये इस पे दोबारा से टैक्स नहीं लगेगा, ये एग्जाम्प्ट है। बट ये एग्जाम्पशन के लिए कुछ कंडीशन है। लमसम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम आरपीएफ इज एग्जाम्प्ट इफ एम्प्लॉय हैज रेंडर्ड सर्विस ऑफ 5 ईयर और मोर, 5 साल या उससे ज्यादा सर्विस किया है तो ही लमसम अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगा। बट इस कंडीशन के कुछ एक्सेप्शन है। If above condition is not satisfied, then exemption allowed in respect of employer's contribution and interest shall be withdrawn। मतलब अगर ये कंडीशन ब्रेक करता है 5 ईयर की सर्विस का, उससे पहले ही वो विड्रॉ करता है तो टैक्सेबल हो जाएगा। बट इसकी कुछ एक्सेप्शन है। रिटायर ड्यू टू इल हेल्थ, मतलब वो 5 साल से पहले रिटायर हुआ बट बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, हेल्थ इशू की वजह से रिटायर हुआ है, तो फिर ये कंडीशन ब्रेक हुआ ऐसा नहीं माना जाएगा। शट डाउन ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस, जिस कंपनी में जॉब कर रहा था वो कंपनी ही बंद हो गई, उसका बिजनेस ही शट डाउन हो गया एम्प्लॉयर का, तो इसमें तो एम्प्लॉय का कोई गलती नहीं है, तो इसलिए उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे। एंड इफ बैलेंस ऑफ आरपीएफ इज ट्रांसफर टू न्यू एम्प्लॉयर, सपोज एम्प्लॉय अपना जॉब चेंज करता है, 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ, 2 साल 3 साल, 5 साल के पहले ही वो अपना जॉब चेंज कर देता है, किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लेता है, और उसका यही अकाउंट दूसरे एम्प्लॉयर इधर ट्रांसफर होता है, मतलब उसका ये आरपीएफ अकाउंट कंटिन्यू रहेगा आगे, तो फिर ये कंडीशन ब्रेक हुआ ऐसा नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट यूपीएफ, ये होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये प्रोविडेंट फंड है बट ये गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अब ऐसे अकाउंट में जो पैसे डिपॉजिट होते हैं, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो इग्नोर ही, वो तो इनकम ही नहीं, हो तो उसकी बेसिक सैलरी से जा रहा है। बट जो उसका एम्प्लॉयर दे रहा है वो इनकम है बट एग्जेम्प्ट, जब वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट जो आ रहा है उस पर एग्जेम्प्ट, मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा करो तो मजे है नहीं, मजे नहीं है, इस पे सजा है। जब लास्ट में मिलेगा लमसम अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तब टैक्स लगेगा। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इग्नोर करो, क्योंकि जो उसके पॉकेट से गया था वो तो उसका खुद का पैसा है, वो उसको कुछ एडिशनल इनकम नहीं है। बट इस पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो टैक्सेबल होगा, बट अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिकॉज ये उसके खुद के पैसे पे इंटरेस्ट आ रहा है, ये एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है। हाँ, लेकिन जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया था, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, और उस पर जो इंटरेस्ट आया, ये बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयर मिला है, तो ये टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा। ये दोनों पार्ट है। ओके, नाउ नोट 10, सुपर एनिमेशन फंड दो टाइप का होता है, अप्रूव्ड सुपर एनिमेशन फंड एंड अनअप्रूव्ड सुपर एनिमेशन फंड। अप्रूव्ड सुपर एनिमेशन फंड एसपीएफ के जैसा है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है देखना जरा। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इग्नोर, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट अप टू 1,50,000, उधर फुल्ली था। आरपीएफ में क्या था, 12% ऑफ सैलरी, उतना एग्जाम था। इधर अमाउंट अलग है, 1,50,000 है, बाकी सेम है एसपीएफ आरपीएफ जैसा, और जब लमसम अमाउंट मिलेगा तो एग्जेम्प्टिव होता है। और जो अनअप्रूव्ड सुपर एनिमेशन फंड है, ये यूपीएफ की तरह है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की तरह सेम। नेक्स्ट वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। कुछ कंपनी अपने एम्प्लॉय को उनके रिटायरमेंट से पहले ही कंपनी छोड़ने को बोलती है, और उनको कुछ पैसे भी देती है कि आप ये लमसम अमाउंट ले लो और कंपनी छोड़ दो, बिकॉज कंपनी लॉस में चल रही है, वो एम्प्लॉय को और ज्यादा अपने पास रख के, काम नहीं है उनको बैठा के सैलरी देना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो सोचते हैं कि इनको कुछ लमसम अमाउंट देके कंपनी से निकाल दिया जाए। बट ये जो अमाउंट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1010C। सैलरी पर मंथ इंटू 3 months ऑफ सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड, फ्रैक्शन होगा तो इग्नोर कर दो। सैलरी पर मंथ इंटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड मैक्सिमम 5 लाख। ये 4 फिगर कंप्यूट करके इसमें से जो लोअर अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बैलेंस अमाउंट पे टैक्स लगेगा। और यहाँ पे सैलरी के लिए हम लोग बेसिक सैलरी डी एन टर्म्स में टर्नओवर कमीशन कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है रिट्रेसमेंट कॉम्पेंसेशन। ये रिट्रेसमेंट कॉम्पेंसेशन क्या है, ये था वॉलंटरी रिटायरमेंट, मतलब यहाँ पे कंपनी ने ऑफर दिया, एम्प्लॉय अपनी मर्जी से छोड़ के जाना चाहता है तो जा सकता है, नहीं जाना है तो नहीं जाए, उसकी मर्जी। बट रिट्रेसमेंट कंपेंसेशन में कंपनी जबरदस्ती एम्प्लॉय को निकालती है। क्यों निकाल रही कंपनी एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय ने कुछ कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट काम किया होगा, कंपनी उस एम्प्लॉय को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, उसको उसके रिटायरमेंट से पहले निकालना चाहती है। तो ये बंदा क्या है,
रोते हुए कोर्ट में जाएगा, बोलेगा मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे जबरदस्ती नौकरी से निकाल दिया है, अब मैं क्या करूं। तो कोर्ट इसको कुछ कॉम्पेंसेशन दिलाएगी, तो वो जो कॉम्पेंसेशन मिलेगा, रिट्रेसमेंट कॉम्पेंसेशन, वो एग्जेम्प्ट होता है लोअर ऑफ दिस थ्री अमाउंट, 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, कॉम्पेंसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो कोर्ट डिसाइड करता है, या फिर मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख। तीनों में से जो लोअर अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। दैट मीन्स जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें से ये तीन अमाउंट लेस कर दो, बैलेंस अमाउंट पे टैक्स लग जाएगा। और यहाँ पे सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, एवरेज लास्ट 3 मंथ्स का लेंगे। राउंडिंग ऑफ ईयर इज अलाउड इफ फ्रैक्शन इज मोर देन 6 मंथ। जैसे कोगा में राउंड ऑफ का रूल था, वैसे यहाँ पे है रिट्रेसमेंट में। बस पूरे इनकम टैक्स में दो ही जगह ये राउंड ऑफ का रूल है, कोगा में और एक ही रिट्रेसमेंट में, और कहीं पे राउंड ऑफ नहीं होता है। अब बात करते हैं अलाउंस की। अलाउंस क्या होता है? कुछ मंथली अमाउंट, जैसे सैलरी मिलता है हर महीने बेसिक सैलरी, वैसे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ फिक्स अमाउंट एवरी मंथ देता है अलाउंस के नाम पे। मतलब एम्प्लॉय के अलग अलग खर्चे हैं, एम्प्लॉय बोलता है कि इतनी सैलरी सफिशिएंट नहीं है, मेरे को ये सब खर्चे है, इसके लिए पैसे चाहिए। तो इसमें से कुछ अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है, कुछ टैक्सेबल होता है। सी, यहाँ पे हमने लिस्ट बनाई है जो जो अलाउंस एग्जेम्प्ट है। तो ये जो अलाउंस एग्जेम्प्ट है, अलाउंसेस है, ये एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा और कुछ अलाउंस मिलेंगे। सर कैसे समझ में आएगा? उसके साथ अलाउंस वर्ड रहेगा, जिस इनकम के साथ अलाउंस वर्ड चिपका दिया मतलब वो अलाउंस है। बट तुम्हें याद रखना है सिर्फ ये एग्जेम्प्ट वाले, इसके अलावा कोई और अलाउंस आएगा तो वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम अलाउंस कवर किया है। ऑल दो इनकम टैक्स में और भी कुछ अलाउंसेस हैं, बट तुम्हारे सिलेबस में इतना ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मैक्सिमम 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन के नाम पे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नाम पे एम्प्लॉयर कुछ पैसे दे रहा है, तो जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें से 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड माइनस करना, बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। एंड चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस सेम है, बस खाली इसमें अमाउंट 300 है। तो इसके बाद अंडरग्राउंड अलाउंस, जो लोग अंडरग्राउंड माइंस वगैरह में काम करते हैं उनको कुछ अलग से मिलता है अलाउंस के नाम पे, उसमें से 800 एग्जेम्प्ट है, बैलेंस टैक्सेबल है। ट्राइबल एरिया अलाउंस, कुछ लोग को ट्राइबल एरिया में ड्यूटी पे भेज दिया जाता है, उसके लिए उनको अलाउंस मिलता है, सो मैक्सिमम 200। ये अमाउंट बहुत छोटे हैं, बट ये एक्ट में बहुत पुराने टाइम के, पहले के टाइम के अमाउंट है, जिसको अभी तक अमेंड नहीं किया गया, अपडेट नहीं किया गया। तो उस टाइम पे अमाउंट रीजनेबल थे, बट आज की डेट में इनका वैल्यू बहुत कम है, बट इसको अपडेट नहीं किया है, तो ये अभी भी उतना ही अमाउंट है। ट्रांसपोर्ट और कम्यूटेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस या फिर कम्यूटेशन के नाम पे जो पैसे मिल रहे हैं, इसमें से 3200 पर मंथ एग्जेम्प्ट होगा, बैलेंस टैक्सेबल। बट ये एग्जेम्पशन सबके लिए नहीं है। अगर एम्प्लॉय ब्लाइंड होगा, डेफ होगा, डम होगा, हैंडीकैप होगा, तो ही इसको एग्जेम्पशन मिलेगा 3200 पर मंथ। अलाउंस टू एन एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, जैसे जो ट्रक ड्राइवर वगैरह होते हैं, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में काम करते हैं, जो उसके ड्राइवर होते हैं, क्लीनर होते हैं, उनको जो सैलरी मिल रहा है, उनको जो अलाउंस मिल रहा है, उसमें से 70% अमाउंट रिसीव और 10,000 विच एवर इज लोअर, इतना एग्जाम कर दो, 10,000 और 70% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, जो लोअर आएगा दोनों में से वो माइनस करो, एग्जाम करो, बैलेंस टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये कुछ अलाउंसेस है जो, जिसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, मतलब जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो तो फिक्स मिलेगा, बट उसमें से एग्जाम कितना वो फिक्स नहीं किया। वो बोलते हैं कि जितना एग्जाम, जितना खर्चा करोगे उतना एग्जाम हो जाएगा। तो इसका मतलब एग्जाम अमाउंट इक्वल्स टू स्पेंड, जितना खर्चा करोगे उतना एग्जाम हो जाएगा। क्या क्या है ये? ट्रैवलिंग और टूर अलाउंस, ठीक है, कहीं पे एम्प्लॉय को टूर के लिए भेजा है, उसके लिए पैसे मिले हैं, सो ट्रैवलिंग और टूर अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस आने जाने के लिए, जो सेल्स का जॉब वगैरह करते हैं उनको ट्रैवलिंग कन्वेंस अलाउंस मिलते हैं। यूनिफॉर्म, कुछ कंपनी में यूनिफॉर्म होता है एम्प्लॉय को, तो वो यूनिफॉर्म मेंटेन करने के लिए उनको अलाउंस मिल रहा है। डेली अलाउंस, ये ट्रैवलिंग और टूर पे जाते हैं तो वहाँ पे डेली जो एक्सपेंस होता है उसके लिए अलाउंस मिलता है। हेल्पर अलाउंस, कुछ स्टाफ का ड्यूटी बहुत ज्यादा वो ओवरलोडेड होती है तो उनको हेल्पर के लिए, हेल्पर रखने के लिए अलाउंस मिलता है। रिसर्च अलाउंस, कुछ एम्प्लॉय रिसर्च के काम में लगे रहते हैं, रिसर्च करते तो जो खर्चा होता है उसके लिए उनको अलाउंस मिलता है। ये 6 अलाउंस एग्जेम्प्ट तो है, बट इनका अमाउंट फिक्स नहीं है, जितना खर्चा करेंगे उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बैलेंस टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और अलाउंस है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ये एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1013A। 40% और 50% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी, डी एन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, actual amount received or rent paid minus 10% of salary, and salary means basic plus DA in terms plus turnover commission। इन तीनों का जो लोअर अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। दैट मीन्स उसको जितना अमाउंट
रिसीव हुआ है उसमें से ये फॉर्मूला यूज करो, ये फॉर्मूले में जो 3 फिगर है उसमें से जो लोअर होगा वो एग्जाम कर लो, माइनस कर लो, बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा और कोई अलाउंस आएगा तो वो फुल्ली टैक्सेबल कर देना। ओके, क्योंकि एग्जाम अलाउंसेस हमने पढ़ ली, जो बैलेंस अलाउंसेस आएंगे वो टैक्सेबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं परक्विजिट। व्हाट इज परक्विजिट? पर्सनल बेनिफिट। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ पर्सनल बेनिफिट देता है, मतलब कुछ फैसिलिटी देता है, कुछ बेनिफिट होता है एम्प्लॉय का बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय। एक तरह से ये बेनिफिट उसका इनकम ही है। सो इट मीन्स पर्सनल बेनिफिट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, इट मे बी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मतलब कुछ मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है, कुछ नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी मीन्स कुछ फैसिलिटी मिला, फ्री फैसिलिटी। सी अलाउंस और परक्विजिट में डिफरेंस क्या है? इन अलाउंस you'll get fixed amount every month, fixed amount is given to employee, बट परक्विजिट में फिक्स अमाउंट नहीं होता, यहाँ पे कुछ फैसिलिटी या कुछ पर्सनल बेनिफिट गिवन टू एम्प्लॉय। इट इज रिसीव्ड वेदर एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इंक्लूड और नॉट। यहाँ पे हर महीने उसको फिक्स अमाउंट मिलेगा, वो खर्चा करे या ना। जैसे हमने इधर पढ़ा था यूनिफॉर्म अलाउंस, अभी यूनिफॉर्म पे उसने खर्चा किया नहीं किया, बट उसको हर महीने पैसे मिलेंगे यूनिफॉर्म अलाउंस के नाम। एंड हियर अमाउंट इज रिसीव्ड व्हेन एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंक्लूड। परक्विजिट में क्या होता है, तुम्हारा कुछ एक्सपेंस हुआ है, वो तुम्हारा एक्सपेंस एम्प्लॉयर रीइंबर्स करता है, तो जब एक्चुअल में एक्सपेंडिचर होगा तभी रीइंबर्स करेगा। एग्जांपल मेडिकल अलाउंस, जैसे किसी एम्प्लॉय को मेडिकल अलाउंस मिलता है तो उसको हर महीने मिलेगा फिक्स अमाउंट मेडिकल अलाउंस के नाम पे, चाहे वो बीमार हो ना हो, उसका मेडिकल एक्सपेंस आए या ना आए, उसको मिलेगा। बट अगर उसको मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है तो ये परक्विजिट है। मेडिकल फैसिलिटी क्या होगा, अगर वो बीमार होगा तो उसके ट्रीटमेंट पे जो खर्चा आएगा उसका एम्प्लॉयर देगा, तो ये तभी मिलेगा उसको जब उसका एक्चुअल में खर्चा हो, अदरवाइज नहीं। ट्रैवलिंग अलाउंस, अभी ट्रैवलिंग अलाउंस के नाम पे पैसा मिल रहा है तो उसको हर महीने मिलेगा। अब वो ट्रैवलिंग चाहे अपने खर्चे पे कर रहा है, कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये ये कोई नहीं देखेगा। बट अगर परक्विजिट है तो कार फैसिलिटी, तो फिर इसको जो फैसिलिटी मिली है वो उसका बेनिफिट है, इनकम है। ओके, अब बात करते हैं कुछ परक्विजिट्स जो टैक्सेबल होते हैं, एग्जेम्प्ट भी होते हैं। वैसे तो बहुत सारे परक्विजिट्स है, बट कुछ इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर देता हूँ। लीव ट्रेवल कंसेशन। लीव ट्रेवल कंसेशन क्या होता है कि एम्प्लॉय लीव पे जाता है, बट उसकी लीव पे मतलब वो घूमने जाता है, ट्रेवल छुट्टियों में घूमने पे जाता है, बट उसके घूमने का खर्चा कंपनी उठाती है, उसका एम्प्लॉयर देता है। तो एक तरह से उसको बेनिफिट मिल रहा है, फैसिलिटी मिल रही है। अब उसको जो भी बेनिफिट मिला है कंपनी से उसके ट्रेवल पे, उसमें से कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, बट कितना एग्जेम्प्ट होगा डिपेंड करता है कि वो मोड ऑफ ट्रेवल कैसा रहा। अगर ट्रेवल बाई एयर है तो एग्जेम्प्ट अमाउंट विल बी एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो उसने किया होगा, या फिर इकोनॉमी क्लास फेयर एयर इंडिया का, तो जो दोनों में लोअर अमाउंट होगा उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब उसको समझो यहाँ पे लीव ट्रेवल के नाम पे उसको 10,000 मिले थे, बट उसका एक्चुअल एक्सपेंस 6,000 हुआ, और वहां पे उस ट्रेवल में एयर इकोनॉमिक फेयर कितना लगता है 4,000, तो 6 और 4 जो लोअर है वो एग्जाम हो जाएगा। सो 10,000 -4 एग्जाम हो जाएगा, बैलेंस 6,000 टैक्स हो जाएगा। बट ये ट्रेवल वो एयर मोड से नहीं करता, अदर मोड से करता है। तो चेक करो, रेलवे फैसिलिटीज अवेलेबल, देन फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लोअर वो एग्जाम हो जाएगा। बट अगर वहां पे रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो चेक करो क्या रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है बस, सो रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल। जैसे मुंबई महाराष्ट्र में एसटी की बसें चलती है, दिल्ली में डीटीसी की बसें चलती है, तो ये है रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। सो एग्जिम्ट एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल एक्सपेंस और डिलक्स क्लास बस फेयर, दोनों में से जो लोअर होगा वो एग्जिम्ट। बट अगर रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है देन, तो फिर सिमिलर डिस्टेंस का बाई ट्रेन जो एक्सपेंस आता है, एक्चुअल एक्सपेंस और फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर ऑफ सिमिलर डिस्टेंस, वो दोनों अमाउंट में से जो लोअर होगा उतना एग्जिम्ट होगा, बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल होगा। इस लीव ट्रेवल से रिलेटेड कुछ एडिशनल पॉइंट है। लीव ट्रेवल एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर ट्रेवल ऑफ एम्प्लॉय। किसको किसको मिलेगा ट्रेवल पे, कौन कौन जा सकता है? एम्प्लॉय जा सकता है, स्पाउस जा सकती है, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट रिलेटिव, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, ये 4 लोग, और एम्प्लॉय उसके स्पाउस और बच्चे, और मदर फादर ब्रदर सिस्टर, ये 4 लोग। कितने लोगों के लिए एग्जेम्पशन मिल सकता है? लीव ट्रेवल एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ओनली फॉर 2 चिल्ड्रन born on or after 11098। इन 110 1 अक्टूबर 98 में अमेंडमेंट आया। उसके पहले के जितने भी चिल्ड्रन है सब एलिजिबल है, बट इसके बाद के जो चिल्ड्रन है ओनली 2 चिल्ड्रन आर एलिजिबल। बट यहाँ पे एक सिनेरियो समझना, अगर पहले से एक चाइल्ड है, ठीक है,
और सेकंड टाइम 2 जुड़वा बच्चे आ गए, तो टोटल हो गए 3, तीनों एलिजिबल होंगे, क्योंकि पहले एक ही था और बाद में जो आए हैं जुड़वा आए हैं, तो ये तीनों एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर पहले से 2 चिल्ड्रन है, बाद में एक आ गया या 2 आ गया, तो एग्जामेशन सिर्फ 2 का ही मिलेगा, जो पहले के, बाद वालों को नहीं मिलेगा, क्योंकि 110/98 में ये रूल आया कि 2 चिल्ड्रन है और उसके बाद जो बॉर्न हो रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है। एंड लीव ट्रेवल एग्जामेशन इज अवेलेबल फॉर 2 years ड्यूरिंग ब्लॉक ऑफ 4 years, मतलब 4 साल में 2 साल ये बेनिफिट मिलेगा। करंट ब्लॉक 2018 से 2021 चल रहा था, अभी ये 22 से अगले 4 साल के दूसरा ब्लॉक चालू है। मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी ये भी एग्जेम्प्ट होता है, बट कुछ कंडीशन है। अगर ट्रीटमेंट इंडिया में हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में, या एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल में, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर ट्रीटमेंट तुमने कहीं और कराया है, ये 3 जगह पे नहीं कराया, कहीं और कराया है, और एम्प्लॉयर ने वो पैसा रिम्बर्स किया, तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रीटमेंट अगर आउटसाइड इंडिया हुआ है, तो बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट, उस ट्रीटमेंट पे जो तुमको एम्प्लॉयर से बेनिफिट मिला है या वहाँ पे स्टे का जो खर्चा है एम्प्लॉयर से मिला है, वो एग्जेम्प्ट होगा एज पर द अमाउंट प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई। लेकिन आउटसाइड ट्रेवल करने के लिए जो पैसा मिला है वो एग्जेम्प्ट तभी होगा इफ योर जीटीआई इज अप टू ₹2 लाख, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। कुछ एडिशनल पॉइंट है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। एग्जेम्पशन फॉर ट्रीटमेंट इज अलाउड फॉर, मतलब ये तुम्हारा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम तुम्हारा एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ये परक्यूलेट हो गया, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ट्रीटमेंट एग्जेम्पशन फॉर ट्रीटमेंट इज अलाउड ओनली फॉर एम्प्लॉयज, स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट रिलेटिव, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। ये डिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब ये तुम्हारी इनकम पे डिपेंडेंट है। अगर इसमें से कोई खुद कमाता है, इंडिपेंडेंट है, चाहे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, तो वो तुम्हारे रिलेटिव नहीं माने जाएंगे, डिपेंडेंट होने चाहिए। Exemption of stay and travel is allowed only for 1 patient and 1 attendant. So this is all about medical facility. अब बात करते हैं कार फैसिलिटी की। ये भी परक्यूजेट होता है। अगर फुल्ली ऑफिस यूज के लिए मिला है, कार मिला है, लेकिन तुम उसका ऑफिस यूज कर रहे हो, कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। बट तुम पर्सनल यूज कर रहे हो तो फुल्ली टैक्सेबल। बट अगर दोनों है, तो पार्टली ऑफिस यूज हो रहा है, पार्टली पर्सनल हो रहा है, तो देन चेक करेंगे कि क्या कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की कार है, और उसका रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस एम्प्लॉय बेयर कर रहा है, तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, नो बेनिफिट नो टैक्स। लेकिन कार एम्प्लॉय की है बट उसका रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस एम्प्लॉयर दे रहा है, मतलब कुछ बेनिफिट हुआ, तो टैक्सेबल होगा। बट कितना अमाउंट, जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें से 1800 पर मंथ और 2400 पर मंथ माइनस करो। 1800 कब, जब तुम्हारी कार 1600 सीसी की है, उससे ज्यादा है तो 2400 इतना माइनस करो, बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए बोला, एग्जेम्प्ट अमाउंट नहीं, मतलब जो अमाउंट रिसीव हुआ है इसमें से ये अमाउंट माइनस करो, तो बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल आएगा। कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कार एम्प्लॉयर का है बट रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कर रहा है, तो इसका मतलब वो खाली कार यूज कर रहा है, बाकी का खर्चा खुद उठा रहा है। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, 600 पर मंथ। अगर कार 1600 सीसी की है, उससे ज्यादा है तो 900, इतना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन कार एम्प्लॉयर की है, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो इसका मतलब फिर एम्प्लॉय को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो अमाउंट बढ़ जाएगा। टैक्सेबल अमाउंट 1800 होगा अगर कार 1600 सीसी की है, उससे ज्यादा की है तो 2400। और ये सारा अमाउंट 900 पर मंथ बढ़ जाएगा अगर कार के साथ तुमको ड्राइवर भी मिला है। इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स ड्राइवर, द 900 पर मंथ विल बी एडेड इन ऑल द लिमिट्स। ये जहां जहां पे जो भी अमाउंट बोला है उसमें 900 पर मंथ ऐड हो जाएगा। एंड इफ मोर देन 1 कार इज गिवन फॉर partly office partly private use, then 1 car will be treated as per the above rule। मतलब ये रूल के हिसाब से एक कार का ट्रीटमेंट होगा, जो रिमेनिंग कार है it will be treated like fully personal use। fully personal use मतलब fully taxable। दिस इज कार फैसिलिटी। अब बात करते हैं एजुकेशन फैसिलिटी। एजुकेशन फैसिलिटी मतलब एम्प्लॉयर कुछ एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय के लिए कर रहा है, तो फिर वो फुल्ली एग्जेम्प्ट, मतलब एम्प्लॉय को हायर एजुकेशन के लिए एम्प्लॉयर कुछ पैसे दे रहा है, कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉय एजुकेट होकर उस एम्प्लॉयर के लिए ही काम करेगा, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, कोई इसमें ये नहीं है। बट उसके बच्चों के लिए मिल रहा है फॉर चिल्ड्रन, तो उसमें चेक करेंगे कि उसको एजुकेशन का कितना वैल्यू मिल रहा है, वैल्यू ऑफ एजुकेशन क्या है। इफ इट इज अप टू 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, फुल्ली एग्जेम्प्ट। बट अगर 1000 से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल मतलब फुल्ली, इसका मतलब 1000 माइनस करके नहीं। सपोज 1200 मिला तो पूरा 1200 टैक्सेबल हो गया। ओके,
लेकिन किसी और के लिए एजुकेशन फैसिलिटी मिल रहा है, एम्प्लॉय को छोड़ के, उसके बच्चों को छोड़ के, उसके भाई बहन को, उसके फैमिली में और किसी मेंबर को मिल रहा है, तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। लास्ट में अब ये सारा हमने जो डिस्कशन किया है बेसिक सैलरी से लेके परक्विजिट तक, ये सारा इनकम फ्रॉम सैलरी में आता है, सब हम लोग ऐड करेंगे, उसमें जो अमाउंट एक्सपेंड होता है उसको माइनस कर देंगे। अब ग्रॉस सैलरी आएगा, उसमें से कुछ डिडक्शन, 3 डिडक्शन है। प्रोफेशन टैक्स, प्रोफेशन टैक्स पेड बाय, किसने पे किया है? प्रोफेशन टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को पे किया जाता है। अगर एम्प्लॉयर ने पे किया मतलब बेनिफिट, तुम्हारा प्रोफेशन टैक्स तुम्हारा एम्प्लॉयर पे कर रहा है, कुछ बेनिफिट हुआ है, तो पहले इसको ऐड करो, जो बेनिफिट हुआ है उसको परक्विजिट बोल के टैक्सेबल करो, ऐड करो, फिर इसका डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16। बट अगर एम्प्लॉय खुद पे कर रहा है तो कोई एडिशन नहीं करना है, एडिशन कब करोगे? जब कुछ बेनिफिट एम्प्लॉयर से मिलेगा, लेकिन डिडक्शन होगा क्योंकि प्रोफेशन टैक्स का अंडर सेक्शन 16 में डिडक्शन मिलेगा। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले क्या करो, इसको फर्स्ट इनकम में ऐड कर दो, फर्स्ट एडिशन, मतलब टैक्सेबल करो फॉर ऑल एम्प्लॉय, चाहे वो गवर्नमेंट हो या अदर एम्प्लॉय हो, सबके लिए इसको इनकम में ऐड करो। बाद में इसका डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16, बट उसके लिए कंडीशन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा और उसकी भी लिमिट है, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग अमाउंट, 3 अमाउंट, 20% ऑफ बेसिक सैलरी और एक्चुअल अमाउंट और मैक्सिमम 5,000 विच एवर इज लोअर। बट ये डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, अदर एम्प्लॉय के लिए डिडक्शन नहीं है, उसके लिए सिर्फ एडिशन है। एडिशन तो सबके लिए है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, अच्छा होता क्या एंटरटेनमेंट अलाउंस? एंटरटेनमेंट अलाउंस एम्प्लॉय को मिलता है एम्प्लॉयर से, जब कोई क्लाइंट कस्टमर आता है उसको एंटरटेन करने के लिए, जैसे उसको चाय कॉफी ऑफर करना हो तो एम्प्लॉय ऑफर करेगा अपने पॉकेट से, बट उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए कंपनी वाले, एम्प्लॉयर उसको पैसा देंगे। तो एडिशन, तो वो जो पैसा मिलेगा एम्प्लॉयर से वो इनकम है, वो स्टेटमेंट में ऐड हो जाएगा, लेकिन डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, दैट टू विथ रिस्पेक्ट टू दिस लिमिट। और लास्ट में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है जो सबको मिलेगा, सारे एम्प्लॉय को मिलेगा, और फ्लैट फ्लैट अमाउंट है 50,000 और अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलेगा चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। तो ये सब कंप्यूट करके आपको मिलेगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो थोड़ा बड़ा चैप्टर था, बहुत सारा इसमें पॉइंट था डिस्कशन का, टैक्सेबल इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम का। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। अगले वीडियो में अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं।